गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टाइप 5 डायबिटीज़। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 5 डायबिटीज़ एक फॉर्म ऑफ डिसीज़ है जो कि लीन और अंडर नरिश्ड यंग एडल्ट्स जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें अफेक्ट करती है, और उसको अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है बाय इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। तो टाइप 5 डायबिटीज़ एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है जो प्राइमरीली अफेक्ट करती है लीन और मालनरिश्ड टीनेजर्स को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। और ये होती क्यों है? माल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की वजह से। तो जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में तो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। टाइप 5 में क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो पाती है सही से, क्योंकि न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पुअर है। तो ये कोई ऐसा न्यू नहीं है, इसको पहले भी रिकग्नाइज़ किया गया है। ऑफिशियल रिकग्निशन इसको 75th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डायबिटीज़ जो कि बैंकॉक में हुआ था, तब इसको ऑफिशियल रिकग्निशन मिला। और टाइप 5 डायबिटीज़ कोई न्यू डिसीज़ नहीं है, इसको ये पहले 1955 में जमैका में रिपोर्ट हुई थी। इसको तब जे टाइप डायबिटीज़ कहते थे। 1985 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्लासीफाई किया एज माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलिटिस, लेकिन इस कैटेगरी को 1999 में रिमूव कर दिया गया क्योंकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला इसका माल न्यूट्रिशन के साथ लिंक होता हुआ। तो कंडीशन जो है ये ऑब्जर्व की गई है कई कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, इथोपिया, रवांडा और कोरिया। तो करंटली लगभग 25 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्टेड है। रीसेंट स्टडीज़ ने लाइट शेड की है कि कैसे चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड माल न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट और इंसुलिन फंक्शन को। न्यू एविडेंस ने जो है ये की बन चुका है सिक्योर करने में हमें डिसीज़ की फॉर्मल रिकॉग्निशन एज अ सेपरेट टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है या यूनिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है जिसको हम कहते हैं, और ये ऑब्जर्व की जाती है एशियन इंडियंस में, और कोई एविडेंस नहीं है इसका ऑटो इम्यून या जेनेटिक कॉजेज से। तो कुछ इंडिकेटर्स जिससे कि टाइप 5 डायबिटीज़ हो सकती है: अगर बहुत ही कम बॉडी मास इंडेक्स है, सिवियरली रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन है, लो बॉडी फैट है, पुअर न्यूट्रिशन इनटेक है। तो रूट ऑफ टाइप 5 डायबिटीज़ जो है वो माल न्यूट्रिशन में ही है, और ये बहुत ही फीटल स्टेज पर भी शुरू हो जाता है क्योंकि कई बार अंडर नरिशमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे कलोनियल हार्डशिप्स और फूड स्कार्सिटी ने भी जनरेशनल माल न्यूट्रिशन जो है वो एशिया में बढ़ाया है। तो अगर चाइल्ड जो है माल अंडर नरिश रहता है बिफोर और आफ्टर बर्थ दोनों टाइम पर, तो जो है वो ज़्यादा प्रोन रहता है टाइप 5 डायबिटीज़ के। तो ये डिसीज़ क्योंकि अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए इसके स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी अभी तक डेवलपमेंट में ही है। तो इसके प्रीलिमिनरी सजेशंस ये कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो, बैलेंस्ड इनटेक ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स रखो, मेडिकेशन अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स या इंसुलिन जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उसको लो, तो जो है आपको आप इससे बचे रह सकते हो। तो टाइप 5 डायबिटीज़ वर्किंग ग्रुप ने का एम है कि कॉन्क्रीट प्रोटोकॉल्स बनाए जाएँ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ताकि अफेक्टेड पॉपुलेशन जो है लो रिसोर्स सेटिंग्स में उनके ऊपर फोकस रखा जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ रिलायंस ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स डीपन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर 2024-2025 में, और बायलैटरल ट्रेड जो है वो 131.84 बिलियन पहुंच चुका है। चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ट्रेड जो है वो 127.7 बिलियन डॉलर का है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुका है, 99.2 बिलियन डॉलर, मतलब 17% इंक्रीज़ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यूएस लेकिन अभी तक हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, और 2021-22 से लेकर अभी तक उसने टॉप स्पॉट रखा हुआ है। अगर हम डेटा देखें तो गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो 437.42 बिलियन रहा है इंडिया से। इंपोर्ट्स जो है वो 7% राइज होकर 915 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स भी 12.5% ग्रो हुआ है। कॉफ़ी का एक्सपोर्ट्स 40% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट्स भी जो है 32% जंप हुआ है। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स 5 to 10% ग्रोथ देखा है इसमें। जेम्स और ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल्स, इनके एक्सपोर्ट में 2 से 10% का डिक्लाइन आया है। इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 6.74% का ओवरऑल जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो 11.6% से बढ़े हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स जो है वो 7.44% से बढ़े हैं, लेकिन ट्रेड सरप्लस जो इंडिया का है वो 41.18 बिलियन डॉलर्स का है।
तो टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यूएस को है वो यहाँ पर मेंशन है, जिसमें ड्रग फार्मुलेशन और बायोलॉजिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं। मेजर यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जो है वो है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड कोक, कट एंड पॉलिश डायमंड्स, ये सब। अब इंडिया और यूएस नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट भी, ताकि बूस्ट किया जा सके बायलैटरल ट्रेड को। शेयर्ड गोल है कि इंक्रीज़ किया जाए टोटल ट्रेड को $500 बिलियन तक बाय 2030। 2024-25 में इंडिया चाइना का बायलैटरल ट्रेड जो है वो $127.7 बिलियन पर ग्रो हुआ, और चाइना भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर द यूएस। इंडिया का एक्सपोर्ट्स टू चाइना जो है वो 14.5% से कम हुए हैं, जबकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो 11.52% से ज़्यादा बढ़े हैं हमारे चाइना से। चाइना से पहले यूएई जो है वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का जो ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट है चाइना से वो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी, और सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस ही नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज 10/6। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 6th एडिशन है इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10/4 वो ऑफिशियली कमेंस हो चुका है एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन पुणे में। तो एक्सरसाइज 10 एक एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अल्टरनेटिवली इंडिया और उज्बेकिस्तान में कंडक्ट की जाती है। पिछला एडिशन जो है वो तरमज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में अप्रैल 2024 में हुआ था। फर्स्ट एडिशन नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था, जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। तो इस एक्सरसाइज में रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़ सिमुलेट किए जा रहे हैं, स्पेशली टेरिटोरियल कैप्चर बाय हॉस्टाइल फोर्सेस विद कोऑर्डिनेटेड जॉइंट बटालियन लेवल ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेघयान 25। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने होस्ट किया है 3rd एडिशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिम्पोजियम, जिसका नाम है मेघयान 25। ये इवेंट कमेमोरेट कर रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो है फॉर्मेशन को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 के साथ। तो क्या लॉन्च किया गया है मेघयान 25 में? एक तो मॉस्टैक इन वेब सर्विसेज, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी और इसरो का। तो ये कस्टमाइज्ड सैटेलाइट डिराइव्ड वेदर प्रोडक्ट्स जो है सिक्योर इंडिविजुअल लॉगिन्स के साथ देता है नेवल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स को। नेवी ने अपनी प्रोफेशनल जर्नल सागर मंथन को भी रीलॉन्च किया है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो कोऑर्डिनेट करती है ग्लोबल एफर्ट्स टू मॉनिटर वेदर एंड क्लाइमेट, प्रमोट करती है साइंटिफिक रिसर्च को और इनेबल करती है एक्सचेंज ऑफ डेटा और वेदर फोरकास्ट। तो WMO इवॉल्व हुई है फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1873 में। WMO ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई 1950 में। हेडक्वार्टर जो है WMO के वो लोकेटेड है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, और 193 मेंबर कंट्रीज़ और टेरिटरीज इसकी जो है वो ऑफकोर्स पार्टिसिपेट करते हैं इनकी मीटिंग्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेव्स 2025 एंटी पायरेसी चैलेंज। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक की इनिशिएटिव अंडर क्रिएटिव इंडिया शुरू किया गया है, ताकि इंडिजिनस इनोवेशन डिजिटल कंटेंट सिक्योरिटी में प्रमोट की जा सके। अब एंटी पायरेसी चैलेंज जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है क्रिएटिव इंडिया चैलेंज का, वेव्स का पार्ट है ये ऑफकोर्स, जो वेव समिट चल रही है। ऑर्गेनाइज किया गया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा। तो ये चैलेंज एम करता है एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि फिंगर प्रिंटिंग, वाटर मार्किंग को, ताकि कॉम्बैट कर सके राइजिंग थ्रेट ऑफ डिजिटल पायरेसी को इंडिया में। तो वेव्स जो है वो एक ग्लोबल इवेंट है, ऑर्गेनाइज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये इंडिया को पोजीशन करना चाहती है एज अ हब फॉर मीडिया इनोवेशन, आईपी क्रिएशन एंड कंटेंट डेवलपमेंट। तो ये सपोर्ट करती है क्रिएटिव इकोनॉमी को, जो कि वैल्यूड है $30 बिलियन पे, और कंट्रीब्यूट करेगी ग्रोथ ऑफ इंडिया के जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में, जो कि $44.2 बिलियन तक पहुंचने वाला है बाय 2028। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मिलिट्री पर्सोनल जो है रिसेंटली उन्हें कॉन्फर किया गया है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर मिलिट्री रिकॉनिसेंस, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर। तो ये इंस्टीट्यूट किया गया था अवार्ड जुलाई 1888 में, ताकि कमेमोरेट किया जा सके मेमोरी ऑफ जनरल सर चार्ल्स मैटकाफ मैकग्रेगर, जो कि फाउंडर थे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। और ये मेडल दिया जाता है मिलिट्री रिकॉनेसेंस जर्नीज ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन अब ये मॉडल जो है वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया जाता है। तो ये मेडल ओपन है सभी तरह के रैंक्स, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, टेरिटोरियल आर्मी और असम राइफल्स के लिए। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज थिंक टैंक है, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, और ये फाउंड हुआ था 1870 में शिमला में, और ये ओल्डेस्ट ऑटोनोमस थिंक टैंक है इंडिया का।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली टर्म किया है ब्रेक थ्रू सिलक्यारा बैंड बारकोड रोड टनल की वो एक मेजर या फिर हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तो ये 531 किलोमीटर लॉन्ग 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल जिसमें एक एस्केप पैसेज भी है, लोकेटेड है ये धारासू यमुनोत्री सेक्शन ऑफ उत्तराखंड में। पार्ट है ये नेशनल हाईवे 134 का, और ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। अराउंड 90% ऑफ द टनल जो है वो एक्सकेवेट की गई है फिलाइट में, जो कि बहुत ही वीक रॉक है। फंडेड है ये नेशनल हाईवेज ओरिजिनल स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा, जो कि एक की कंपोनेंट है ऑफ द एम्बिशियस चारधाम प्लान। यमुनोत्री जस्ट 50 किलोमीटर्स है अवे फ्रॉम दिस टनल, और ये एक ईजी एक्सेस देगा डिवोटीज़ को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हुए की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेमेसिस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस ने रिसेंटली कंफर्म किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नेमेसिस, जिसको नेवी मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम कहते हैं, और इस साल की बेलिकाटन मिलिट्री एक्सरसाइज में वो डिप्लॉय किया जा रहा है। तो एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो कि यूएस मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया था, लैंड टू सी अटैक्स करने के लिए यूएस नेवी द्वारा। तो ये फीचर करता है यूएस के नेवी लेटेस्ट एंटी शिप मिसाइल्स, ग्राउंड व्हीकल प्लेटफॉर्म जो कि सप्लाई किया जा रहा है ऑशकॉश डिफेंस यूएस द्वारा, और एनएसएम जो कि जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किया जाता है रेथियन मिसाइल डिफेंस और नॉर्वेजियन कंपनी कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। तो ये कोई ऑटोनोमस लॉन्चर नहीं है, सिस्टम जो है वो एक मरीन द्वारा ऑपरेट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिशन प्लानिंग और फायरिंग के लिए। मल्टी मिशन क्रूज मिसाइल है जो कि एबली न्यूट्रलाइज कर लेता है हाईली सिक्योर मैरीटाइम और लैंड टारगेट्स को। इक्विप्ड है ये विद एन एडवांस सीकर ताकि हाई प्रिसीजन कैपेबिलिटीज़ दे सके। 26.789 kg क्लास वॉरहेड और प्रोग्रामेबल फ्यूज इसमें है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is type 5 diabetes. This topic is important for your social issues. So type 5 diabetes is a form of disease which is affecting lean and undernourished young adults in low and middle income countries, and it has now been officially recognized by the International Diabetes Federation. So this is a distinct form of diabetes which primarily affects lean and malnourished teenagers and young adults in low and middle income countries. It is caused by malnutrition induced abnormal functioning of pancreatic beta cells, leading to insufficient insulin production. Unlike type 2 diabetes, where the issue is insulin resistance, type 5 involves impaired insulin secretion due to poor nutritional history. So it has received official recognition recently at the 75th World Congress for Diabetes held in Bangkok. So although newly named, type 5 diabetes is not a new disease. It was first reported in Jamaica in 1955 as J-type diabetes. In 1985, World Health Organization classified it as malnutrition-related diabetes mellitus, but the category was removed in 1999 due to lack of conclusive evidence linking it to malnutrition. This condition has been observed in several countries including India, Sri Lanka, Bangladesh, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Korea, and mostly across the global south. So it currently affects about 25 million people worldwide. Recent studies have shed light on how childhood and early adulthood malnutrition affects pancreatic development and insulin function. This new evidence has been key in securing the disease formal recognition as a separate type of diabetes. So, what are the markers of type 5 diabetes? It is a unique form of diabetes observed in Asian Indians and has no evidence of autoimmune or genetic causes. But some key indicators are uh, being considered, like if you have very low body mass index, severely reduced insulin secretion, low body fat, poor nutritional intake, then the root of type 5 diabetes basically lies in malnutrition, which begins as early as the fetal stage also. So undernourishment during pregnancy can impair fetal development and increase diabetes risk. Historical factors like colonial hardships and food scarcity has contributed to generational malnutrition. So, if a child remains undernourished both before and after birth without experiencing later weight gain, they are more prone to developing type 5 diabetes. Okay. So, what are the treatment approaches? Since the disease has only been recently officially recognized, standard diagnostic and treatment guidelines are still under development. So, preliminary suggestions include high protein diet, balanced intake of carbs and fats, medication.
So the Type 5 Diabetes Working Group aims to establish concrete protocols over the next 2 years, focusing on affected populations in low resource settings. Okay. So the next topic is India's reliance on Chinese imports deepen. This topic is important for your economy section. So in 2024-25, the US has remained India's largest trading partner for the fourth consecutive year, with bilateral trade reaching $131.84 billion. China has retained its position as the second largest partner, with trade growing to $127.7 billion. However, India's trade deficit with China has widened significantly to $99.2 billion. But the US has still held the top spot since 2021-2022 period. So if we look at the overall trade snapshot, goods export have remained flat at $37.42 billion dollars. Imports rose by 7%. Services export has grown by 12.45%. Coffee exports surged by 40%. Electronic goods exports jumped 32%. Drugs, pharmaceuticals, fruits and vegetables, cereals saw 5 to 10% growth. Exports of gems, jewelry, handicrafts and chemicals declined by 2 to 10%. Engineering goods exports grew 6.74%. India's exports to the US rose by 11.6%, and imports from the US increased by 7.44%. This has resulted in trade surplus for India at about $41.18 billion. So the major or top Indian exports to the US include drug formulations and biologicals, telecom instruments, precious and semi-precious stones, petroleum products. And the major US exports to India include crude oil, petroleum products, coal and coke, cut and polished diamonds. So India and the US are negotiating a trade agreement also to boost bilateral trade. The shared goal is to increase total trade to $500 billion by 2030. In 2024-25, India-China bilateral trade rose to $127.7 billion, and China continues as India's second largest trading partner after the US. So India's exports to China fell by 14.5%, and imports from China surged by 11.52%. So prior to China, UAE held the top spot in terms of being our top trading partner. Experts have noted that India's growing trade deficit with China is not just trade imbalance but structural dependency. So the next topic is exercise Dostlik 6. This topic is important for your security section. So 6th edition of the India-Uzbekistan joint military exercise Dostlik has officially commenced on 16th April at the Foreign Training Node OND, that is in Pune. So this exercise is an annual bilateral military exercise conducted alternatively in India and Uzbekistan, with the previous edition held in Termez district of Uzbekistan. The first edition was held in November 2019 in Uzbekistan, marking the beginning of the structured defense partnership. And this exercise stimulates response mechanisms to terrorist activities, specifically territorial capture by hostile forces, with coordinated joint battalion level operations. So the next topic is Meghayan 25. This topic is important for your environment and economy and security section. Recently, Indian Navy has hosted the third edition of its Meteorological and Oceanological Symposium titled Meghayan 25. This event commemorated the formation of the World Meteorological Organization and celebrated the World Meteorological Day 2025. So during this Meghayan 25, MOSDAC in web services were launched, which is a joint initiative of Directorate of Naval Oceanology and Meteorology and ISRO. So it provides customized satellite-derived weather products with secure individual logins for naval meteorological offices. The Navy has also relaunched its professional journal, Sagar Manthan, with 10th edition being published after a decade-long gap. What is World Meteorological Organization? It is a specialized agency of the United Nations focused on meteorology, operational hydrology, climate, and related sciences. WMO coordinates global efforts to monitor weather and climate, promote scientific research, and enable the exchange of data and weather forecasts. WMO has evolved from the International Meteorological Organization, which was established in 1873. It was officially established in 1950 as a specialized agency, UN agency, building upon the IMO's foundational work. The headquarters of WMO is located in Geneva, that is in Switzerland, and 193 member countries and territories reflect the global participation in meteorological cooperation and research. So the next topic is Waves 2025 Anti-Piracy Challenge. This topic is important for your
security section, a key initiative under Create in India to promote indigenous innovation in digital content security. This anti-piracy challenge is a flagship initiative under the Create in India challenge, which is part of Waves. It is organized by Ministry of Information and Broadcasting. The challenge aims to advance technologies like fingerprinting and watermarking to combat the rising threat of digital piracy in India. And this, what is Waves 2025? It's a global event organized by Government of India, and it aims to position India as a hub for media innovation, IP creation, and content development. It supports the creative economy, which is valued at $30 billion, and it aims to contribute to the growth of India's media and entertainment sector, which is projected to reach $44.2 billion by 2028. So the next topic is MacGregor Memorial Medal. This topic is important for your security section. 5 military personnel were recently conferred the MacGregor Memorial Medal by Chief of Defence Staff for outstanding contributions in military reconnaissance, exploration, and adventure. So this award was instituted in July 1888 to commemorate the memory of Charles Metcalfe MacGregor, who was the founder of United Service Institution of India. And this medal was awarded only for military reconnaissance and journeys of exploration, but after independence, it was decided to award this medal for adventure activities as well. This medal is open to all ranks, serving or retired, of the Indian Armed Forces, Territorial Army, and Assam Rifles. So, what is United Service Institution of India? It is a national security and defense services think tank based in New Delhi. It was founded in Shimla in 1870. It is the oldest autonomous think tank in India. The next topic is Selkiara Bend Barcode Tunnel. This topic is important for our economy section. So, Union Minister of Road Transport and Highways has recently termed the breakthrough in the Selkiara Bend Barcode Road Tunnel a historic milestone. This is a 531-kilometer long, 2-lane bidirectional tunnel with escape passage located on Dharasu Yamunotri section of Uttarakhand. And this is part of NH 134. It is being constructed under the EPC mode. About 90% of the tunnel is being excavated in phyllite, which is a very weak rock. It is funded by the National Highways Scheme of Ministry of Road Transport and Highways, and it is a key component of the ambitious Char Dham plan. Yamunotri is just about 50 kilometers from this tunnel, and it will provide easy access to devotees to Badrinath and Kedarnath. So the next topic is Nemesis. This topic is important for your security section. Philippines has recently confirmed the deployment of the US anti-ship missile system Nemesis, that is Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, for this year's Balikatan military exercises. So this is an anti-ship missile system developed for the US Marine Corps to support land-to-sea attacks performed by the US Navy. It features the US Navy's latest anti-ship missile, the Naval Strike Missile, which is mounted atop the variant of Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle. So the ground vehicle platform is known as Remotely Operated Ground Fit Unit for Expeditionary Fires Vehicle, and it is supplied by Oshkosh Defense, while the NSM is jointly manufactured by Raytheon Missiles and Defense and the Norwegian company Kongsberg Defense and Aerospace. It is not considered an autonomous launcher. It requires a marine who is responsible for mission planning and firing of the missile. So it's a multi-mission cruise missile which can ably neutralize high secure maritime and land targets, and it is equipped with an advanced seeker which provides high precision capabilities. It carries a 226.79 kg class warhead and programmable fuse also. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.